नमस्कार, आज है 8 जून, दिन बुधवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें। रेपो रेट में आधे % की बढ़ोतरी। ब्याज दरें बढ़ने से महंगा हो जाएगा लोन, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने किए क्रेडिट पॉलिसी में 2 और बड़े ऐलान। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फैसला। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन लिमिट भी बढ़ी। इंडिया 360 में आसान भाषा में समझिए फैसलों का आप पर असर। आरबीआई गवर्नर बोले, महंगाई की चिंता बरकरार। विश्व बैंक ने दुनिया को स्टैगफ्लेशन के खतरों से चेताया। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। स्टैगफ्लेशन भारत के लिए कितनी बड़ी टेंशन, और क्या वाकई में दुनिया मंदी के मुहाने पर खड़ी है? जी बिजनेस के फर्जी लोन ऐप के सवाल पर बोले आरबीआई गवर्नर। कहा, लोन ऐप्स पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत। आरबीआई भी कर रहा है अपना काम। अंतिम घंटे में ऊपरी स्तर पर बिकवाली से फिसला बाजार। निफ्टी 60 अंक फिसलकर 16,350 के पास बंद। सेंसेक्स 200 अंक टूटा। इंफ्रा और एफएमसीजी शेयरों में ज्यादा गिरावट। सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात। 17 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ी। लागत से 1.5 गुना से ज्यादा किया गया सरकारी खरीद का भाव। और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी। बीते 24 घंटे में आए 2,700 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में 1,700 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक किस तरह खबरों का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी खबरें किस किस तरह से आपके जीवन पर असर डाल रही थी, क्या था न्यूज फ्लो न्यूज अपडेट में देखते हैं। आज सुबह से ही सभी टेलीविजन चैनल्स पर दिल्ली में पथराव की खबर छाई रही। दरअसल देर रात जहांगीरपुर इलाके में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली में पथराव की खबरों के बीच एक और खबर ने लोगों को अपनी ओर खींचा। खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब सरकार ने 424 वीवीआईपी की सुरक्षा वापस लेने का फैसले पर यू टर्न ले लिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद भगवंत मान सरकार ने वीवीआईपी की सुरक्षा बहाल करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वालों की लिस्ट लीक होने को लेकर पंजाब सरकार की फटकार भी लगाई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद पंजाब सरकार ने कहा कि सभी 424 वीवीआईपी की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने इन वीवीआईपी की जो सुरक्षा है उसमें कटौती की थी। इनमें कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। कुछ दिनों से नुपुर शर्मा सुर्खियों में छाई हुई हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के बहाने असदुद्दीन ओवैसी भी अब पीएम पर निशाना साधने लगे हैं। ओवैसी ने कहा कि 10 दिनों के बाद भी पीएम ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमने एक्शन की मांग की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुस्लिम देशों तक बात पहुंची है तो कार्रवाई हो रही है। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम देशों में भारतीय भी काम करते हैं और सरकार को विदेशों में काम कर रहे लोगों की चिंता नहीं है। इन तमाम खबरों के बीच दोपहर होते होते यूपी में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के 7 मंत्रियों का नाम है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, भूपेंद्र चौधरी और दानिश आजाद को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन 6 मंत्रियों को टिकट दिया है उनमें से कोई भी मंत्री अभी ना तो विधान परिषद का सदस्य है और ना ही विधायक। इधर महाराष्ट्र बीजेपी ने भी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी की कद्दावर नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम नहीं है। लिस्ट आने से पहले पंकजा मुंडे को मौका दिए जाने की चर्चाएं थी। महाराष्ट्र में 20 जून को विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं।
इस बीच दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग में आग लग गई। हादसे में करीब 100 वाहन जलकर राख हो गए। दिल्ली फायर सर्विस से मिली जानकारी के मुताबिक आग से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 10 कारें, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 3 नए ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। आग की खबरों के बीच एक वीडियो ने आज लोगों का ध्यान और खींचा। खबर आई कि दिल्ली के देवली में एक युवक और युवती ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमकर धुनाई कर दी है। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने देवली मोड़ पर रॉन्ग साइड से आ रहे स्कूटी सवार को रोका, जिस पर 3 लोग सवार थे। जब पुलिसकर्मियों ने रोका तो लड़की भड़क गई। ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई नोकझोंक शुरू हो गई। काफी देर तक कहासुनी के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी को वहां से हटाने के लिए कहने लगे तो लड़का लड़की जिद पर अड़ गए और पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की करने लगे। पुलिसकर्मी को पीट दिया। इन तमाम खबरों के बीच कोरोना के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के अगर मामलों को देखें तो 5000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। करीब 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के मामलों ने 5000 का आंकड़ा पार किया है। इधर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे के भीतर आंकड़ा 2701 के पार जा चुका है। सिर्फ मुंबई में ही 1700 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, जो कि चिंता का विषय बन चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एक बार फिर से विमान यात्रा के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अब सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की खबर भी है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई भी यात्री चेतावनी के बावजूद विमान के अंदर फेस मास्क पहनने से इनकार करता है तो एयरलाइंस को ऐसे किसी भी यात्री को प्रस्थान से पहले ही डीबोर्ड कर देना चाहिए। इधर राजनीति से हटकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक और वीडियो आज दिन भर छाया रहा, जिसमें वो आदिवासी ग्रुप के साथ एक शादी समारोह में डांस करती नजर आ रही हैं। वो अलीपुरद्वार जिले के आदिवासी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। समारोह में 570 शादी के बंधन में जोड़े जो हैं वो बंध गए। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम राज्य सरकार की मदद से हुआ। तो ये थी दिन भर की न्यूज अपडेट और आइए अब रुक करते हैं हमारी कवर स्टोरी का। देश और दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में ½ % का इजाफा किया है। इसके बाद अब रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया है। इससे पहले मई में भी 0.40% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इस बार रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके लिए लोन लेना महंगा हो सकता है। दरअसल रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगे दर पर मिलेगा और ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक पास ऑन यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाती हैं। वहीं अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक में एफडी करना चाहते हैं या एफडी है, क्योंकि इससे एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ जाता है। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में की गई इस बढ़ोतरी की अहम वजह बनी है महंगाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 की पहली 3 तिमाहियों में अगर दिसंबर तक महंगाई में राहत की उम्मीद नहीं है, महंगाई का जो अनुमान है वो भी 1% बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। इसकी दर पहली तिमाही में 7.5%, दूसरी तिमाही में 7.4%, तीसरी तिमाही में 6.2% और चौथी तिमाही में 5.8% रहने की उम्मीद है। महंगाई बढ़ने में 75% योगदान खाने पीने की चीजों का है। आरबीआई ने तमाम चुनौतियों के बावजूद ग्रोथ की उम्मीद जताई है। आरबीआई ने कहा है कि बारिश अच्छी हुई तो महंगाई से राहत मुमकिन है। एक्साइज में कटौती से महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ेगी। जून तिमाही में 16.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में 7.2% जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। तो विश्व बैंक ने भी इधर वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास
का अनुमान जो है वो 7.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने ग्रोथ को लेकर 8% का अनुमान को अपना कम किया है, लगभग 1% के आसपास कम किया है। विश्व बैंक के मुताबिक बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में दिक्कत और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्रोथ पर असर पड़ेगा। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं अनुमान घटाया गया है, बल्कि पूरी वैश्विक जो ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक ने उसे भी घटाया है अनुमान को। महंगाई की चिंता भी सिर्फ आरबीआई के फैसलों में नहीं बल्कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में नजर आ रही है। विश्व बैंक ने 7 जून को ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने स्टैगफ्लेशन को लेकर चिंता जाहिर की है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर या तो स्थिर हो जाए या घटने लगे, महंगाई दर और बेरोजगार दर में तेजी आने लगे। स्टैगफ्लेशन से निपटना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर महंगाई दर पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करते हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना की मार से उबर रही इकोनॉमीज पर रूस यूक्रेन युद्ध की दोहरी मार पड़ी है। इससे कई देशों में आर्थिक मंदी की आशंका तेज हो गई है। विश्व बैंक के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.7% रह सकती है। यह दर 1976-1979 के बीच में आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर हो सकती है। यह वार्निंग है एक तरह से विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने कहा है कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। कई देशों के लिए आर्थिक मंदी की स्थिति से बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में महंगाई के लंबे समय तक रिकॉर्ड स्तरों पर बने रहने का जोखिम बना हुआ है। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति से बच भी गए तो भी स्टैगफ्लेशन कई साल हावी रह सकता है। यह स्थिति तब तक रह सकती है जब तक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को दूर नहीं किया जाता। आइए, वर्ल्ड बैंक ने जो स्टैगफ्लेशन की आशंका जाहिर की है और भारत में जो रेट हाइक हुए हैं उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे जुड़ चुकी हैं। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहला सवाल तो यही दीप्ति, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जब से स्टैगफ्लेशन का एक तरह से वार्न किया है पूरी दुनिया को, चिंताएं ग्लोबली बढ़ रही हैं। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की शायद कमेंट्री आएगी या रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन क्या इसे मौजूदा परिस्थितियों में देखने के हिसाब से हम इसे क्या वाकई में मान लें कि हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी कुछ कहना संभवतः जल्दबाजी होगी? आपका टेक दीप्ति। थैंक यू। सी, आप अगर देखिए, आपने जैसे राइटली कहा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन तब होता है जब महंगाई का दर या इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन ग्रोथ घट रहा है या रिसेशनरी एनवायरनमेंट है। तो अगर किसी भी देश की सेंट्रल बैंक अगर महंगाई देख रही है कि बहुत फास्ट ग्रो हो रही है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, तो ग्रोथ हर्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है अभी कि इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कोर्स अग्रेसिवली बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स वगैरह उसको और पुश अप कर रही हैं। पर अगर आप देखें इकोनॉमीज, लार्जर इकोनॉमीज जैसे यूएस, यूरोजोन वगैरह, इनमें अंडरलाइन ग्रोथ इम्पल्सेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पैंडेमिक के वक्त जो है यहाँ पे फिस्कल सपोर्ट काफी ज्यादा दिया गया था। इसीलिए ग्रोथ ऑल्दो कम हो रहा है, रिसेशनरी एनवायरनमेंट बेस केस में अभी देखा नहीं जा रहा। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखें यहाँ पे काफी लो है, तो इसका ये इम्प्लीकेशन हो जाता है कि अग्रेसिव रेट हाइक्स का लैग्ड इम्पैक्ट जरूर होगा ग्रोथ पे, ग्रोथ रेट्स कम होंगी, बट रिसेशनरी एनवायरनमेंट बेस केस में नहीं है। S&P ग्लोबल का अगर आप अनुमान देखें तो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी अभी सिर्फ 25 to 30% मानी जा रही है इस साल के लिए। तो इस साल के लिए उनका ग्रोथ एस्टिमेट है 2.4%, जो नेक्स्ट ईयर 2% तक जा रहा है। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है वैसे ही इन्फ्लेशन भी स्लो होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इस साल के मुताबिक कंपेयर टू दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन उनके टारगेट 2% के आसपास आ जाएगा। तो अनलाइक 1970s जिसका आपने मेंशन किया, आई थिंक एट द मोमेंट रनअवे इन्फ्लेशन फॉलोड बाय अग्रेसिव टाइटनिंग नहीं है इन द बेस केस एक्सपेक्टेशन। लेकिन आई थिंक बिफोर आई फिनिश आई से कि ये फोरकास्ट हमें क्लोजली देखनी चाहिए क्योंकि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू होती हैं तो रिसेशनरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा सकती है। सो आई थिंक इट इज अ
इट इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन जिसे हमें मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन बेस केस में इट इज अ रिस्क, इट्स अ जेन्युइन रिस्क, बट इट्स नॉट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क एट द मोमेंट। ऑल राइट मैम, ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि क्यों हमें इस मोमेंट पर डरने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बट ये ज़रूर है कि हमें मॉनिटर ज़रूर करते रहना होगा और उस तरह के मेजर्स उठाने होंगे। अब जब मेजर्स की बात कर रहे हैं तो आज जो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आई है, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है? और एक जो चिंता जताई जा रही है, आपने बिल्कुल ग्लोबल सिनेरियो में सही कहा, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, ग्रोथ के अनुमान जो है वो घट रहे हैं और महंगाई का अनुमान बढ़ रहा है। इनफैक्ट आरबीआई ने 1% बढ़ाया है अपना अनुमान। तो बिल्कुल जो स्टैगफ्लेशन का जो एक जो जो ये क्लासिक डेफिनेशन होता है, उस दायरे में अभी हम कहीं ना कहीं फॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जो आई हुई आरबीआई पॉलिसी है, उस पर आपका क्या क्या ये वक्त की जो जरूरत के हिसाब से कदम उठाया जाना चाहिए था, वैसा ही कदम आरबीआई ने उठाया है या अभी और कदम उठाने होंगे? देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेशंस का कहें तो 50%, सॉरी 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हमारा भी, क्रिसिल का भी एक्सपेक्टेशन था आज के पॉलिसी से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और अगर आप इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी देखिए, जैसे आपने ही आपके एड्रेस में कहा, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स जो है इस फिस्कल में इन्फ्लेशन काफी हाई होने वाला है और बेस केस में ग्रेजुअली सॉफन होगा। तो ये फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आरबीआई को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कम इन विद हायर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट हाइक्स। तो हमारा बेसिकली ये एस्टिमेट है कि अभी तक रेट हाइक्स हो चुके हैं ओवर एंड अबाउट दिस, और 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक इस साल में होगा। अब इसके दो कंसिडरेशंस हैं, एक तो इन्फ्लेशन जो कि कंप्लीटली सप्लाई साइड है एट द मोमेंट, आरबीआई उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप ऑल्सो अगर देखें, जैसे रेट हाइक्स होते हैं उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली इन्फ्लेशन पे नहीं होता, उसका थोड़ा लैग्ड इम्पैक्ट होता है। सो इसीलिए ऑल्दो आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ा दिया है, उसको 6.7 कर दिया है, आप ये भी नोट करें कि उन्होंने जीडीपी ग्रोथ कम नहीं किया है, उसको रिटेन किया है। तो उसका लैग्ड इम्पैक्ट जो है, पीक इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज रेट हाइक्स, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि समवेयर टुवर्ड्स एंड ऑफ फिस्कल 2023, मतलब करंट ईयर, और बिगिनिंग ऑफ फिस्कल 2024 में शायद दिखाई देगा। एट द सेम टाइम व्हाट आई आल्सो फील लाइक हाईलाइटिंग इज दैट जैसे कि यूएस वगैरह, यूरोजोन एक्सेट्रा है, यहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग या हायर इंटरेस्ट रेट्स का ग्रोथ पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी रेट हाइक्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। इंडिया का अगर आप देखिए तो रेपो रेट जो है बाय द एंड ऑफ फिस्कल 2023 हमारे एस्टिमेट के हिसाब से विल जस्ट बी अबाउट 50 बेसिस पॉइंट्स अबाउट प्री पैंडेमिक रेट। प्री पैंडेमिक रेट 5.15 था। लेकिन अगर हम आप हमारा पीक देखें जो जैन 2019 में था 6.5%, सो उससे हम स्टिल 80 बेसिस पॉइंट्स कम ही रहेंगे। तो लेंडिंग रेट्स बढ़ने वाले हैं, नो डाउट, बट लेंडिंग रेट्स अगर आप 5 ईयर एवरेज देखें बिफोर प्री पैंडेमिक, उससे कम रहेंगे। So they are not expected to hurt growth. So ये फर्स्ट रीजन था इन्फ्लेशन जिसके लिए आरबीआई रेट हाइक कर रही है, उनको बेसिकली इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। और सेकंड इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी ग्लोबली भी बढ़ रहा है, रेट्स बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल। फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज जो हो रही हैं उनको भी थोड़ा सा हमें कहीं तो भी टैप करना पड़ेगा। सो वी विल वांट टू रिड्यूस दैट डिफरेंशियल बिटवीन इंडियन इंटरेस्ट रेट्स एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। सो ऑफ कोर्स वो सेकंड है प्रायोरिटी लिस्ट में फॉर द आरबीआई। एब्सोल्युटली। एक चीज जो दीप्ति बार बार हम भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे अभी तक, लेकिन कोई ऐसे संकेत है नहीं कि जो ग्लोबल टेंशन का जो ट्रिगर हुआ है, यानी कि रशिया और यूक्रेन वॉर के द्वारा उपजी हुई क्राइसिस हैं, वो अनसर्टेनिटी के दौर से अभी भी हैं। अगले 2-3 महीने क्या होगा, नोबडी नोज। तो ऐसी अनसर्टेनिटी के माहौल में ग्लोबल और इंडिया में खास तौर से जो इन्फ्लेशनरी जो हमारे जो चिंताएं हैं, उनको आप किस तरह से आंकते हैं और उसके मुताबिक हमें किस तरह की पोजीशनिंग और काम करने होंगे? राइट। सो आई थिंक ऑनेस्टली बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है आरबीआई के लिए, तो बहुत ही बड़ा डायलेमा है, क्योंकि उनका टारगेट है इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल इफ इट इज डिमांड साइड लेड, ये तो ऑलमोस्ट एंटायरली सप्लाई साइड लेड है, क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन ऑयल प्राइसेस की वजह से आ रहा है। कोर जो टिपिकली कोर इन्फ्लेशन हम कहते हैं वो डिमांड के वजह से होता है, बट वो भी हाई है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स इनपुट कॉस्ट प्राइस पास ऑन कर रहे हैं। और अभी जो फूड जो कि हमें एक्चुअली कंफर्ट देने वाला था इस साल में, फूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर इंपोर्टिंग एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा।
वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द आरबीआई एट द मोमेंट टू एक्चुअली कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रेजिंग रेट्स. इसलिए मैंने जैसे कहा, वो दे आर टारगेटिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस. अगर मैं उसमें एक कपल ऑफ सेकेंड्स लूं एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत टाइम के लिए हाई रहता है तो ग्राहक जो है उसको प्राइस इन करने लगते हैं. मुझे लगने लगता है कि इन्फ्लेशन हाई ही रहेगा और मैं वेज नेगोशिएशंस में उसको इंक्लूड कर देती हूँ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी टाइम के लिए हाई रहता है. सो आई थिंक आरबीआई इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, बढ़ी नहीं उस चीज पे. तो डेफिनेटली आई थिंक वॉलेटाइल रहेगा यहाँ पे टू सम एक्सटेंट. द फिस्कल पॉलिसी हैज टू कम इन, जो आया है इन वॉट एवर वे पॉसिबल, बट अगेन उनके लिमिट्स के बाहर है. सो आई थिंक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट इज अ गिवन. हमारा खुद का क्रिसिल का एस्टिमेट है कि FY23 में इन्फ्लेशन या महंगाई का दर रहेगा 6.8%. हमारा अजम्पशन है कि ऑयल प्राइसेस $100 के से थोड़ी ऊपर ही रहेंगे टोटली. तो आई थिंक उस हिसाब से हमारा रेट एक्सपेक्टेशन भी यही है कि रेट हाइक का, कि और 75 बेसिस पॉइंट्स करेंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को और सेकेंड राउंड इम्पैक्ट को कंटेन करने के लिए. ओके, यानी कि बिल्कुल अपने मेजर्स को उठाने के लिए आपको कुछ कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे. कौन कौन सी पॉलिसीज में ये आगे हमको रेट हाइक्स मिल सकते हैं? एक या उसके बाद वाली पॉलिसी में भी हमें देखने को मिलेगा, दीप्ति? आई थिंक थोड़ा मुश्किल है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो लोग आरबीआई जो है अभी रेट हाइक्स को फ्रंट लोड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी Q1 और Q2 में ज्यादा है. इट इज पॉसिबल टू जस्टिफाई अ रेट हाइक इफ इन्फ्लेशन रेट इज हाई. अगर इन्फ्लेशन सॉफ्टन होने लगे तो रेट हाइक जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा. सो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 पॉलिसीज में हम ज्यादा रेट हाइक देखेंगे और फिर कुछ टाइम के लिए वी माइट वेट एंड वॉच टू सी कि ये सिचुएशन कैसी और इवॉल्व होगी. थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला दीप्ति, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों के लिए इस बड़े पेचीदा मसले को समझाया. थैंक यू सो मच. आइए आगे बढ़ते हैं. आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के दौरान कई और अहम घोषणाएं भी की गई हैं. इन्हीं घोषणाओं में से एक है क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करना. जी हां, आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा. इससे ट्रांजैक्शंस करना आसान हो जाएगा. क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करने की सुविधा क्या है, कैसे काम करती है, ये क्या काम करेगी, पूरी बात जानिए इस रिपोर्ट में. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का ऐलान किया है. इसकी शुरुआत रुपए क्रेडिट कार्ड से होगी. बाद में वीजा और मास्टर कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाएगा. आरबीआई ने कहा है कि इससे कस्टमर को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी. इस फीचर के शुरू होने के बाद आप किसी किराना स्टोर पर भी यूपीआई की बदौलत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे. इस सुविधा के शुरू होने के बाद क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किए बिना ही पेमेंट किया जा सकेगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है. यानी कि अगर बैंक में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप जरूरी चीजों पर खर्च कर पाएंगे और बाद में उसका भुगतान कर सकेंगे. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं. यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक होने से इसका इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है. इस सुविधा से उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी जरूरत पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं या पेटीएम आदि में क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करते हैं. अभी यूपीआई यूजर्स को केवल डेबिट कार्ड और सेविंग या करंट अकाउंट ऐड कर ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है. यूपीआई से क्रेडिट कार्ड लिंक करने की सुविधा का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अभी भी कई चीजों पर क्लैरिटी की जरूरत है. जैसे क्रेडिट कार्ड से जब भुगतान होता है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलती है. ये रेट वसूला जाएगा, किससे वसूली होगी या फिर नहीं वसूला जाएगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है. हालांकि आरबीआई ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक इसके लिए सिस्टम में जरूरी बदलाव नहीं किए जाते. इस नई सुविधा के लिए NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिशा निर्देश जारी करेगा. यानी कि तब तक आपको इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए इंतजार करना होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस. क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने एक और बड़ा ऐलान कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर किया है. केंद्रीय बैंक ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन लिमिट बढ़ा दी है. आरबीआई की तरफ से बढ़ोतरी के बाद कोऑपरेटिव बैंकों की होम लोन लिमिट 100% बढ़ गई है. इसका फायदा किसको और कितना होगा, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में. भारतीय
कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी लोन ऐप को लेकर जी बिजनेस ने आरबीआई गवर्नर से सीधा सवाल किया था। हमारी ये मुहिम भी रही है। जी बिजनेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरबीआई और सरकार इस पर काबू करने के लिए तमाम फैसले ले रही है, लेकिन लोगों को भी लोन ऐप्स पर सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए हमारी इस मुहिम पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा। मेरा सवाल सर डिजिटल लैंडिंग ऐप से जुड़ा हुआ था। क्या रिजर्व बैंक जो है किसी और एजेंसीज के साथ पे भी वहां पर काम कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि हाल के दिनों में कई सारी घटनाएं सामने आई है, एक्सटॉर्शन से लेके मुंबई के अंदर ही कई सारे सुसाइड्स जो हुए हैं डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अत्याचार से तंग आकर। तो उस पर क्योंकि आम लोगों के अंदर धारणा यही है कि जो भी डिजिटल लैंडिंग ऐप है उसका रेगुलेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो किन एजेंसीज के साथ और आप काम कर रहे हैं, और वहां पर जो पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था उस पर कितनी और प्रोग्रेस हुई है? मोस्ट ऑफ इट जो है उसमें मेजॉरिटी जो है मोस्ट ऑफ इट दे आर अनरजिस्टर्ड लेंडिंग एप्स, मतलब जिसको आप वो अपने आप कर रहे हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। सो वहाँ पे जो हो रहा है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, जो स्टेट पुलिस हो या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, उनको कार्रवाई करना चाहिए और वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जो रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है। दिस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को जो उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो रिपोर्ट अभी बहुत एडवांस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है। बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए थे। जो भी ये लैंडिंग एप्स यूज़ करते हैं उनको ये मेरा मतलब एडवाइस है, उनको विनम्र अनुरोध है कि वो पहले चेक करे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है और ऐसा कोई इरेगुलरिटी होता है तो आरबीआई तुरंत कार्रवाई करेगी। सेबी ब्रोकर के पास जाने वाले निवेशकों के पैसों को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। क्या है सेबी का ये प्लान, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। ब्रिजेश, बताइए क्या प्लान है सेबी का? बिल्कुल, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक प्लान कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो क्लाइंट का यानी निवेशकों का पैसा है वो ब्रोकर के पास ना जाए और सीधे वो रकम जो है क्लियरिंग के पास चली जाए, ताकि ब्रोकर के पास कोई रास्ता नहीं बचे या कोई विकल्प ना रहे उस पैसे के दुरुपयोग करने का, क्लाइंट के पैसे का दुरुपयोग करने का। तो इसके लिए दो तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक ये है कि जिस तरह से आईपीओ में पैसा ब्लॉक हो जाता है जब शेयर अलॉट होते हैं किसी को, तो उसी तरह का मैकेनिज्म सेकेंडरी मार्केट के लिए यानी शेयरों की खरीद बिक्री के लिए लाया जाए, और वहाँ पर जैसे सौदा हो जाए उसी समय रकम जो है वो एक अमाउंट ब्लॉक हो जाए और उसके बाद सौदा होने के साथ वो पैसा वहाँ से कट जाए और इस तरह से रकम जो है ब्रोकर के पास ना जाने पाए, ताकि किसी भी तरह का दुरुपयोग ना हो। दूसरा विकल्प जो ये सोचा जा रहा है कि क्या रकम सीधे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जा सकती है, जो क्लाइंट है उसके पास सीधे क्लियरिंग में चली जाए और वहीं उस रकम का जो इस्तेमाल है वो सेटलमेंट के लिए किया जा सके। यानी जो पे इन और पे आउट का जो लिंकेज है वो क्लाइंट के खाते से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच हो जाए और ब्रोकर कहीं इस बीच इस कड़ी में ना आए, और ब्रोकर का काम मुख्य तौर पर सौदों को एक्सिक्यूट करने का रहे, सौदों को पूरा करने का रहे। तो इन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जो है बैंकों के साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के साथ और जो एनपीसीआई है जो पेमेंट का काम पूरा देखती है उसके साथ जो है चर्चा चल रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस पर एक जब आम राय बन जाएगी तो इसको अमल में तेजी से लाया जाएगा। शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी के लिए। पिछले दिनों एक परफ्यूम के विज्ञापन पर उठे विवाद के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे विज्ञापनों को लेकर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में जेंडर आधारित एड को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है। गाइडलाइंस में महिलाओं के खिलाफ विज्ञापन को लेकर संजीदा होने की जरूरत बताई गई है। काउंसिल ने साफ किया है कि विज्ञापनों में महिलाओं का दकियानूसी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए विज्ञापनों पर निगरानी रखी जाएगी। नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर 2022 में हमें इस तरह की गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत पड़ रही है तो हमें सोचना होगा कि हम किस तरह की वैल्यू रखते हैं। उन्होंने काउंसिल को ऐसी शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने को भी कहा।
However, I speak an inconvenient truth. Is the gender agenda an expensive agenda for the creative industry? What is the value you put to the character, the safety, security, and how a woman is manifested in society? If you think that we are of value, then you will not need these guidelines. The fact that in 2022 we come out with these guidelines is an indication that we are not valued truly within the industry. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में 2701 नए मामले सामने आए हैं। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहां चिंताएं बढ़ रही हैं। 1700 से ज्यादा नए संक्रमित 24 घंटे के भीतर, ये चिंता की बात है। हालांकि इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 9806 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को कोरोना से संक्रमित 1327 मरीजों को छुट्टी दी गई। सूबे में 77,41,143 मरीजों को फुल रिकवरी के बाद छुट्टी मिल चुकी। टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं, लेकिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रहने वाले किसान टमाटर की बढ़ती कीमतों से मालामाल हो रहे हैं। और यही नहीं, वाशिम जिले के एक किसान ने खुशी में टमाटर की सूखी बेल रखी और पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ उसकी शोभा यात्रा निकाली और उसका बाकायदा विसर्जन भी किया। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे जनता परेशान है। लोगों की थाली से टमाटर गायब होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टमाटर की खेती करने वाले किसान मालामाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के एक किसान ने टमाटर से होने वाली आमदनी को देखते हुए शोभा यात्रा तक निकाल दी है। वाशिम जिले के देपुल गांव के किसान ऋषिकेश गंगावने ने अपने 1.5 एकड़ खेत में टमाटर की फसल फरवरी माह में बोई थी। फसल काफी अच्छी हुई। इस दौरान टमाटर के दाम में अचानक उछाल आ गया। वाशिम में टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। किसान ऋषिकेश के मुताबिक वो पिछले 2 सालों से टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल ज्यादा बारिश होने की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई और दाम भी बढ़िया मिले। ऋषिकेश ने 1.5 एकड़ खेत में टमाटर की फसल उगाई थी। इसमें खाद और अन्य खर्चों को मिलाकर 1 लाख रुपए का खर्च आया था। किसान ने अपनी फसल पर 8 लाख रुपए कमाने का दावा किया है। ऐसे में उन्हें सीधे 7 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ है। टमाटर की फसल में हुए मुनाफे से खुश ऋषिकेश ने गाड़ी में टमाटर की सूखी बेल रखी और पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ उसकी शोभा यात्रा निकालकर उसका विसर्जन किया। आमतौर पर किसान टमाटर की सूखी बेल को जला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, लेकिन ऋषिकेश ने टमाटर की सूखी बेलों को पानी में विसर्जित किया। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा, अहमदनगर, नागपुर, सांगली जिलों में टमाटर की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। ऐसे में टमाटर की खेती करने वाले किसान मालामाल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नासिक में भीषण गर्मी में महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर चलकर पानी लाना पड़ रहा है। घने जंगलों के बीच हमेशा जान का खतरा बना रहता है, लेकिन पानी की तलाश में महिलाओं को यह रिस्क उठाना पड़ता है। पानी की तलाश जब पूरी होती है तो भी गंदे पानी से ही काम चलाना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक में हर साल की तरह इस बार भी पानी की किल्लत ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। तालुका पेट की महिलाएं सुबह होते ही जंगल की ओर पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में हर पल जानवरों के हमले का खतरा भी बना रहता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए महिलाएं और बच्चे रोजाना अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। इन महिलाओं को पानी की तलाश में करीब 5 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है। किसी तरह जब पानी मिलता भी है तो वो बेहद गंदा होता है, लेकिन मजबूरी में इस गंदे पानी से ही काम चलाना पड़ता है। यही पानी नहाने,
खाना बनाने और पीने के काम आता है। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी भला कौन पी सकता है। लेकिन प्यास के आगे किसी तरह का जोर नहीं चलता। गांव वाले अब इसी पानी को अपनी नियति मान चुके हैं। गर्मी में सभी कुएं सूख चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक गांव में पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। सरकार से यही मांग है, विनती करता हूं कि ये पानी और सड़कें पूरी जल्द से जल्द हो जाएंगी, ऐसी हमारी ख्वाहिश है। नासिक जिले का ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। भीषण गर्मी की भरी दोपहरी भी अब गांव वालों को परेशान नहीं करती। उन्हें तो बस पानी चाहिए, फिर वो पानी गंदा हो तो भी कोई शिकन नहीं। आखिरकार इसी पानी के सहारे उनके जीवन की डोर जो बंधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज से माता खीर भवानी मेला शुरू हो रहा है, जो कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। लेकिन इस बार यह आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीरी पंडितों और वहां काम करने वाले हिंदुओं को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर के गांदरबल का मशहूर माता खीर भवानी मंदिर। यहाँ कल से हर साल लगने वाले मेले की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग की वजह से इस बार के मेले में रौनक कम है। जो श्रद्धालु हैं वो भयभीत है, और पुलवामा की बात करें, अनंतनाग की बात करें या फिर मटन की बात करें, जहां पर प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन स्कीम में जो एम्प्लॉयज़ थे वो रहते थे, वो इस मेले पे यहीं डेरा डाले होते थे। लेकिन इस वर्ष वे लोग कहते हैं कि यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि एक तो वो भयभीत है, उन्हें डर है। मंदिर और मेले में आमतौर पर दिखने वाली भीड़ नदारद है। मेले से पहले उतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे जितने आमतौर पर हुआ करते थे। दुकानों से लेकर सड़कों पर श्रद्धालुओं का हुजूम नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात खराब होने की वजह से रश जो माता डिवोटीज जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, उनका आना थोड़ा कम हो गया है। कश्मीरी पंडितों की माने तो यह असर घाटी में आतंकवादियों के लगातार हमले और हिंदुओं के कत्लेआम का है। 15-20 दिन पहले तो बिल्कुल ऐसे को नहीं हो रहा था, बट इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेला है। साल का बड़ा ज्येष्ठ अष्टमी साल का बड़ा दिन माना जाता था माता रानी खीर भवानी के लिए, बट यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि राज्य के कई इलाकों से श्रद्धालु खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में ज्यादातर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के हैं, लेकिन ये श्रद्धालु अपनी सुरक्षा को लेकर आतंकित हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि घाटी के माहौल का खीर भवानी मेले पर क्या असर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब यहाँ मेला होगा तब कितने श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो कोविड महामारी के बावजूद यहाँ करीबन 50 से 60 हज़ार के करीब लोग पहुँचे थे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, तुलमुला खीर भवानी। पानीपत में कार चुराने के लिए हाईटेक चोर कार में सवार होकर पहुंचे। पहले चुपचाप रेकी की और फिर मौका देखते ही कार लेकर फरार हो गए। फिलहाल चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। पानीपत में किस तरह चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। कैंप टाउन इलाके में कार के पास एक शख्स घूम रहा है। वो बार बार कार की ओर देखता है और अपने हाथों के जरिए बेफिक्र होने का बहाना भी बना रहा है। शख्स कार को गौर से देखता रहता है।
तभी कार के पास खड़ा शख्स अपने लहजे में कुछ इशारा करता है। उसके बाद बगल के रास्ते से एक कार आती है। कार के आते ही खड़ी कार उसके पीछे चल देती है, यानी पूरा मामला पहले से ही सेट था। इशारा होते ही चोर कार लेकर फरार हो जाते हैं। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो ही कैमरों में कुछ साक्ष्य नजर आते हैं, उसी के अनुसार नंबर निकाल के मालिक का पता करके और चोरों की तलाश की जाएगी जी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए एक चोर की तस्वीर भी सामने आई है। पानीपत से राकेश भयाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने के बाद बाजार में रिकवरी तो हुई, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान के साथ हुई है। हफ्ते के तीसरे ट्रेडिंग डे शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स में 215 अंक की गिरावट देखने को मिली और यह इंडेक्स 54,892 के लेवल पर बंद होने में कामयाब हुआ। इसके अलावा निफ्टी में 60 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट पे आज कहां ज्यादा एक्शन देखने को मिला और किस तरह का एक्शन था, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वरुण। ओवर टू यू वरुण, बताइए। देखिए, आज लगातार चौथा दिन था जब निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। वैसे तो शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, ग्लोबल संकेत उतने खराब नहीं थे, लेकिन सभी की नज़र आरबीआई की पॉलिसी पे थी। और देखिए, आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की है रेट्स में। और वैसे तो लोगों को अंदाजा था, और इसके बाद आपने देखा कि निश्चित सोच से मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली, लेकिन रिकवरी जो है वो दिन भर टिक नहीं पाई और बंद होते होते फिर से एक बार निफ्टी जो है वो लाल निशान में बंद हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें भरपूर एक्शन था, जिन्होंने मार्केट पे दबाव बनाया। उसमें देखिए, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स थे, आईटीसी जैसे काउंटर्स थे, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज गिरावट देखने मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट हुई है। इनके अलावा जीएनएफसी जैसे काउंटर से गुजरात गैस लगातार इस काउंटर में दबाव देखने मिला है। आज भी करीब 6-7% के आसपास का दबाव था। दीपक नाइट्रेट, बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर से जहां पे भरपूर दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। फोकस में एचओईसी जैसे काउंटर से इन्होंने मुंबई में अपने जो ब्लॉक है वहां से प्रोडक्शन शुरू किया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को ज़्यादा लेंडिंग की परमिशन दी, उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक रियल एस्टेट काउंटर्स में देखने मिला। मैक्रोटेक डेवलपर्स जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी थी। एसबीआई कार्ड्स देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड को जो यूपीआई से लिंक करने की बात की आरबीआई ने, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और एप्टेक्स वैल्यू में भी कहीं ना कहीं खबरों के चलते, आरबीआई की पॉलिसी में जो खबरें निकल के आई है उसके चलते अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। वही टॉप गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एसबीआई, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स थे जिनमें अच्छा खासा उछाल था। फार्मा काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी थी। ग्लेनमार्क फार्मा को देख लीजिए। इसके अलावा दालमिया भारत जैसे एफएनओ के काउंटर्स है जहाँ पे गेंस देखे गए। वही एमआरपीएल लगातार इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। आज भी अच्छे खासे गेंस थे। पीएनबी हाउसिंग, रेडिको कहतान, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे कैश के काउंटर्स है जहाँ पे भरपूर तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। तो एक मिक्स ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन सभी की नज़र आरबीआई पॉलिसी पे थी, जिसके बाद मार्केट में तेजी भी देखने मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से मार्केट नहीं टिक पाए और लगातार चौथा दिन था जहाँ निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। शुक्रिया वरुण। और मार्केट में एक्शन पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज क्लोजिंग लाल निशान में हुई है, कल एक्सपायरी भी है सर, मार्केट से अब क्या उम्मीदें रखें? बिल्कुल दीपक, देखिए जो भी बाजार में पिछले 3-4 दिनों से 4 दिन हो गए लगातार हम जो वीकनेस के साथ बंद हो रहे हैं, और उसके कारण भी है इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न है, जिसके कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे यहाँ पे भी आज आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया, हालांकि वो मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था। और आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, बट वो फिजल आउट हो गई। अब एफआईएस की रेगुलर बिचवाली, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनके कारण से बाजार में कमजोरी देखी जा रही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है इन लेवल्स पे हाईली ओवरसोल्ड है बाजार, और कल एक्सपायरी का दिन है तो वोलेटाइल तो जरूर रहेंगे बाजार, बट अगर कोई गिरावट आती है अच्छी खासी तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढ देते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों को करते हैं रुख। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। वहीं युद्ध के 105 दिन बाद भी यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला जारी है। खार्किव तो अब खंडहर हो चुका है।
आज रूस और यूक्रेन का 105वां दिन है और रूस के हमले कम नहीं हो रहे। वहीं एक बार फिर रूस की ओर से परमाणु हमले की धमकी दी गई है। रूस की ओर से खार्किव में बीते कुछ हफ्तों में काफी बड़े हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां रूस ने बड़ा हमला किया है। हमला करने की वजह से घरों में आग लग गई है। ये तस्वीरें दोनेत्स्क की हैं। रूसी सैनिकों के हमले का लगातार यूक्रेनी सैनिक जवाब दे रहे हैं। ये है M777 होवित्ज़र, जिसके जरिए यूक्रेनी सैनिक हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी खार्किव की हैं। इस शहर पर रूस ने बीते कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं और ये इन तस्वीरों में साफ होता है। देखिए, जहां पहले घर और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, अब वहां केवल खंडहर हैं। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव टर्की पहुंचे। खबरों के मुताबिक इस दौरान लावरोव बंद पड़े अनाज के फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हालांकि यहां जानना यह भी जरूरी है कि टर्की लगातार नेटो में स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने का विरोध करता रहा है और इस वजह से दोनों देश नेटो में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैनिक माइंस को हटा रहे हैं। तस्वीरें दोनेत्स्क रीजन की हैं। एक ओर लगातार युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस युद्धाभ्यास भी कर रहा है। ताजा युद्धाभ्यास रूस ने सीरिया के साथ मिलकर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को फांसी दे दी गई। ईरान ने जिन 12 कैदियों को फांसी दी है, उनमें 11 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल हैं। ये सभी बलूचिस्तान के रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। ये सभी ड्रग्स की तस्करी और हत्या करने के दोषी पाए गए। इन 12 लोगों में से 6 को ड्रग्स से जुड़े आरोपों में फांसी की सजा दी गई और बाकी 6 को हत्या करने के आरोप में फांसी दी गई। ईरान में लगातार दी जा रही फांसियों से मानवाधिकार संगठनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर उड़ान भरी। इसके जरिए दोनों देशों ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सीधी चेतावनी दी। साथ ही संकेत भी दिए कि उत्तर कोरिया की कोई भड़काऊ गतिविधि उस पर भारी पड़ सकती है। आपको बताएं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही के दिनों में कई युद्धाभ्यास किए हैं, जिनकी तस्वीरें अब जारी की गई हैं। इस अभ्यास में अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉम्ब को भी शामिल उत्तर कोरिया के उकसावे की कार्रवाई को करारा जवाब देने के एवज में किया। अब चूहों से जुड़ी एक रोचक खबर सामने आई है। दरअसल भयानक भूकंप आने पर मलबे में दबे लोगों से संपर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन सर्वाइवर्स की मदद करने के लिए अफ्रीका के वैज्ञानिकों और अपोपो नाम के एक एनजीओ ने नई पहल की है। ये चूहों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो सर्वाइवर्स तक पहुंचकर उनके फंसे होने का संदेश देंगे। अपनी पीठ पर बैग टांगे ये चूहे रेस्क्यू टीम की मदद कर खतरे में फंसे लोगों की जान बचा पाएंगे। चूहों का नाम हीरो रैट्स रखा गया है। एनजीओ अपोपो की वेबसाइट के मुताबिक ये चूहे अफ्रीका में मिलने वाली पाउच्ड रैट प्रजाति के हैं। कोलंबिया में समुद्र में खोज करने के दौरान 2 ऐतिहासिक जहाज मिले हैं, जिनमें अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिला है। मलबे से बड़ी संख्या में सोने के सिक्के और छोटी छोटी तोपें मिली हैं। फिलहाल मलबे की सफाई का काम जोरों पर है। कोलंबिया में अधिकारियों का एक दल जब समुद्र में खोज करने के लिए पहुंचा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सदियों पुराने जहाज में जो कुछ भी मिला वो हैरान करने वाला था। कोलंबियाई नौसैनिक अधिकारियों को समुद्र में 2 ऐतिहासिक जहाज मिले। इनमें से एक जहाज स्पेनिश औपनिवेशिक युग का माना जा रहा है, वहीं दूसरा करीब 200 साल पहले कोलंबिया के स्वतंत्रता संग्राम के समय का कहा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन दोनों जहाजों से बड़ा खजाना मिला है। जहाज के मलबे में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के और छोटी तोपें मिली हैं। इसके अलावा फूलदान और क्रॉकरी का भी पता चला है। इन खजानों को देखकर उस समय के हालात का पता लगाया जा सकता है। लंबे समय से डूबा हुआ सैन जोयस गैलियन जहाज 1708 में कोलंबिया के कैरिबियाई बंदरगाह
कार्टाजेना के पास डूब गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके खजाने का माल अरबों का हो सकता है। कोलंबियाई अधिकारी जहाजों और उसमें मिले सामान को म्यूजियम में रखने के लिए समुद्र के मलबे की सफाई करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप से केस हारने के बाद एम्बर हर्ड के सपोर्ट में उतर आई हैं। स्वरा भास्कर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एम्बर हर्ड का सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, स्वरा ने एम्बर हर्ड को अपशब्द कहने वाले लोगों को लताड़ भी लगाई है। आपको बताएं कि वर्जीनिया की एक अदालत ने हाल ही में पूर्व पत्नी जो उनकी हैं एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि के मामले में जॉनी डेप के पक्ष में फैसला सुनाया था। एक्ट्रेस सोनाली सहगल कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके दी है। इसमें उन्होंने बताया कि वो आइसोलेशन में हैं और रिकवर कर रही हैं। साथ ही सोनाली ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से अपना कोविड टेस्ट कराने की अपील भी की है। सोनाली सहगल ने अपने 2 फोटो शेयर किए हैं। 2 साल पहले कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद मैं अब एक बार फिर आइसोलेशन में हूं और रिकवर कर रही हूं, ये उनका मैसेज था। कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा बटोर रही हैं। फिलहाल कंगना बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सपोर्ट में उतरी हैं। उन्होंने नुपुर के सपोर्ट में लिखा है कि यह अफगानिस्तान नहीं है। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नुपुर को अपने मन की बात कहने की पूरी आजादी है। नुपुर को दी गई हर तरह की धमकियां मैंने देखी हैं। हिंदू भगवानों को हर दिन अपमानित किया जाता है तो हम कोर्ट जाते हैं। यह अफगानिस्तान नहीं है। हमारे पास एक व्यवस्था में चलने वाली सरकार है जिसे लोगों ने ही चुना है। इस पूरी प्रोसेस को लोकतंत्र कहते हैं। इंडिया 360 में इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।